हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइजेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होता कैसे है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया यानी कि पाचन जो है वो एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ के बड़े अघुलनशील तथा जटिल अणुओं को छोटे घुलनशील तथा सरलतम अणुओं में बदलने की जो हमारी प्रक्रिया है वो विभिन्न एंजाइमों की सहायता से होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को ऊर्जा प्राप्त करने हेतु सरल घुलनशील इकाइयों में विखंडित करने की प्रक्रिया जो होती है वो पाचन कहलाती है। सो वी कैन से टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इन द सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, सबसे पहले डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस वो माउथ से स्टार्ट होता है। ओके, जो माउथ होता है, माउथ में फिजिकल डाइजेशन होता है और वहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है और फिर उसके बाद उस पर सलाइवा यानी कि लार एक्ट करके जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करती है। ओके, उसके बाद जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में। ओके, यानी कि भोजन जो होता है वो और ईसोफेगस से होता हुआ बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि माउथ में हमारा क्या है खाना है और वो एकदम से जाके यहाँ पर स्टमक में पहुँच गया, वो धीरे धीरे जाता है बिल्कुल। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या फिर उसको बोल सकते हैं हम उसकी क्रमानुकुंचन गति। उसके बाद जो भोजन होता है वो हमारा जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से होते हुए जाता है ये स्टमक में, जहाँ पर स्टमक जो होता है वो 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज करता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद जो हमारा पेप्सिन होता है वो उसी में जो हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है यानी कि एक्टिवेट होकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद भोजन हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में, और यहीं पर जो हमारा भोजन होता है उसका फुल एंड फाइनल डाइजेशन होता है। इसमें लीवर की जो हमारे बाइल जूस होते हैं, ठीक है, यानी कि यकृत से क्या है पीतरस निकलता है, एंड पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से पैनक्रियाटिक जूस, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो जूसेस और एंजाइम्स होते हैं वो उसका फुल एंड फाइनल डाइजेशन करते हैं हमारे फूड का। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है किसी भी टाइप का, यहाँ पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड सोल्ट का, यानी कि पानी का अवशोषण होता है सिर्फ, यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है और उसके बाद एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा डाइजेशन का एक प्रोसेस। उसका आपने थोड़ा सा देख लिया है कि हाँ हम पढ़ तो पहले भी चुके हैं लेकिन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे डाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म होता है, ये पढ़ते ही आ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी की जो नेमिंग हुई है यहाँ पर आप देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए क्योंकि थ्योरी में ये काम आने वाले हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर ओरल कैविटी है हमारी, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, बकल कैविटी होती है और ये होता है हमारा फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स जो होता है यहीं पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर एक ढक्कन सा होता है, ठीक है, तो वो उसको ढक देता है और जो भोजन होता है वो हमारे ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुँचता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में या श्वासनाल में नहीं पहुँचता है, यहाँ पर जो एपिग्लोटिस ये पाया जाता है। उसके बाद हमारे लीवर हो गया। ठीक है, लीवर क्या करेगा, जूस रिलीज करेगा एक, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। गाल ब्लेडर होता है यानी कि पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय क्या है, पितरस यहाँ पर रिलीज करेगा। उसके बाद ये देखिए सी टाइप की जो आकृति है हम इसको बोलते हैं ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। पैनक्रियाज अग्नाशय होता है यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, इस साइड की कोलन को हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, और यहीं पर देखिए ट्रांसवर्स कोलन, और यहाँ से जो नीचे आ रही है इसको बोलेंगे हम असेंडिंग कोलन। यहीं पर सीकम होता है सी से जुड़ा हुआ, जहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, आपने सुना होगा। ये क्या होता है, एक हमारा अवशेषी अंग होता है। ठीक है, अगर इसको निकाल दिया जाता है बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
उसी के बाद यहाँ पर इलियम देख लीजिए, जिगमोंड कोलन होती है हमारी, स्पिन कटर होता है। स्पिन कटर जो होता है की सहायता से ही हम जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कुछ टाइम तक रोक सकते हैं। बच्चों में जब तक स्पिन कटर पूरा डेवलप नहीं हो जाता है, सो वो क्या करते हैं, टॉयलेट या फिर पोटी ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं टाइम पर, ठीक है। जो भी उनमें वेस्ट मटेरियल बनता है उसी टाइम पर वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी एग्जाम में अगर आ जाए तो हम वो किस टाइप से लिख कर आएंगे। ओके, ये तो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पूरा फिगर, ठीक है। अब देखते हैं कि थ्योरी किस टाइप से हम लिख कर आएंगे। मुख गुह्य पाचन, यहाँ से शुरू होता है, मुख से ही शुरू होता है पाचन। सो मुख गुह्य पाचन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम। मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये लार का श्रावण करती हैं, जो भोजन के साथ मिलकर इसे नम बनाती है। ये लार ग्रंथियां हमारी 3 होती हैं, ठीक है। एग्जाम में भी पूछा गया था लास्ट ईयर की जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में आप बताइए, डायग्राम बनाइए और उनके बारे में लिखिए। सो ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारी कर्णमूल या फिर पैरोटिड ग्रंथियां। ये कर्ण पल्लवों के नीचे स्थित होती हैं तथा स्टेन्सन्स की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और इनके श्रावण से ही टाइलिन एंजाइम जो होता है वो उपस्थित होता है। उसके बाद सेकंड होती है हमारी अधोनी या फिर सबमैक्सिलरी ग्रंथियां। ये निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती हैं तथा वर्टन की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। डायग्राम में हम देखने वाले हैं। थर्ड होती है हमारी अधोजिह्वा या फिर सबलिंगुअल। ये जीभ के नीचे स्थित छोटे आकार की ग्रंथियां हैं और लार में उपस्थित श्लेष्म, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, भोजन को नम तथा चिकना बनाता है, चूँकि आहार नाल का स्तर जो होता है वो बहुत कोमल होता है। ये देखिए, आप डायग्राम में देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना भी सकते हैं। जो बकल कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पर बकल कैविटी अभी हमने डायग्राम में देखी थी और यहाँ पर इसमें टंग पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी कि हमारी पैरोटिड ग्रंथियाँ फर्स्ट जो होती हैं हमारी लार ग्रंथियाँ। उसके बाद ये क्या है, स्टेन्सन जो डक्ट होती है उसके द्वारा खुलती हैं। सेकंड होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि जीभ के नीचे स्थित छोटे आकार की ग्रंथियाँ हैं। और थर्ड है हमारी सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, जो वर्टन डक्ट होती है, ये इसके द्वारा कान के पीछे खुलती हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही 3 टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि आप एलिमेंट्री कैनल यानी कि मनुष्य की आहार नाल का वर्णन कीजिए। ओके, एक आ सकता है कि मनुष्य में जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं आप उनका वर्णन कीजिए। और डाइजेशन के बारे में तो आपको लिखने के लिए आ ही जाएगा। उसके अंदर ये भी आ सकता है कि मनुष्यों में पाचक ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। ओके, सो देख लेते हैं कि मनुष्य की आहार नाल किस टाइप की होती है। मनुष्य के शरीर में मुख से गुदा तक फैली कुंडलित तथा विभिन्न व्यासों वाली आहार नाल पाई जाती है। अभी हम जो देख रहे थे डायग्राम में, माउथ से यानी कि जो हमारा फेनिक्स ईसोफेगस से लेकर फिर एनस तक जो पूरा प्रोसेस था वो क्या थी, एक पूरी आहार नाल ही थी हमारी। यह लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है और इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां आपस में मिलकर मनुष्य का पाचन तंत्र बनाते हैं। सो मनुष्य में जो पाचन होता है वो आहार नाल के द्वारा शुरू होता है और लार में उपस्थित एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, स्टोर्च जो होता है यानी कि हमारे जटिल अणु, उसको माल्टोज जैसे सरल शर्करा में खंडित कर देता है। डाइजेशन का मीन ही होता है कि जो हमारे जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में बदलना। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को जीवाणु रहित बनाता है। मुख गुहा में आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ होता है वो आहार की क्रमानुकुंचन यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण ग्रसनी से ग्रास नली में पहुंचता है। आहार नल के इन भागों में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ओके, ग्रसनी होती क्या है, ठीक है, ग्रसनी मुख गुहा के पीछे का भाग है और ये वास्तव में ग्रसिका तथा श्वास नली द्वार अथवा घाटी द्वार का संधि स्थल होता है। ओके, तालु का पिछला भाग अलीजिह्वा यानी कि अल्वा जो होता है ग्रसनी को पृष्ठ तथा अधर 2 भागों में बांटता है। पृष्ठ भाग जिसको हम बोलते हैं नासाग्रसनी तथा अधर भाग जिसको हम बोलते हैं मुखग्रसनी कहते हैं। घाटी द्वार के ऊपर एक लचीला उपास्थल घाटी ढापन यानी कि एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। देन आती है हमारी ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। ग्रास नली भोज्य पदार्थों को मुख ग्रासन गुहिका से आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि स्टमक में पहुंचाने का कार्य करती है और इसमें भी कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ग्रास नली में श्लेष्म यानी कि म्यूकस का श्रावण करने वाली
असंख्य ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थ सुगमता से स्टमक तक पहुंच जाते हैं। अब भैया क्या होता है कि जो माउथ से, फेडिक्स से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए हमारा जो भोजन था वो पहुंच जाता है स्टमक में। अब स्टमक में डाइजेशन होगा फूड का। सो आमाशय में पाचन, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा तथा थैलीनुमा भाग होता है, जो कि 3 भागों जठराग्मी यानी कि कार्डिक, फंडिक तथा जठर निर्गमी, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक में बटा होता है। ये देखिए जो हमारा स्टमक है, इसमें यही जो हमारा भाग है इसका ये होता है कार्डियक, देन इसके नीचे यहाँ पर होता है हमारा फंडिक और ये है हमारा पाइलोरिक, और इन्हीं के बीच में स्पिन कटर पाया जाता है ताकि भोजन एक से दूसरे में वापस ना पहुँच पाए। ठीक है, ऐसा होता ना कि अगर इनमें स्पिन कटर नहीं होते, ओके, और हमारा जो फेरिंग्स है वहाँ पर एपिग्लोटिस नहीं होता कि अगर हमने खाना खाया और फिर हमने क्या है पैर ऊपर और सिर नीचे कर लिया तो खाना वापस हमारे मुंह में ही आ जाता है ना। ग्रास नली जठरगामी भाग में एक छिद्र, जठराग्मी छिद्र यानी कि कार्डियक ओरिफाइस के द्वारा खुलती है और इस पर एक दुर्बल संकोची पेशी उपस्थित होती है। यह भाग जठराग्मी संकोचक यानी कि हमारा कार्डियक स्पिन कटर कहलाता है। ये पेशी द्वार को बंद करके भोजन की उगाली को रोकता है। और आमाशय के जठराग्मी या कार्डियक भाग के बाई ओर फंडिक भाग होता है हमारा, तथा अंतिम जठर निर्गमी यानी कि पाइलोरिक, जो कि छोटी आंत की ग्रहणी से खुलता है। ठीक है, छोटी आंत की जो हमारी ग्रहणी यानी ड्यूडेनम होती है, सी टाइप का आपने एक डायग्राम देखा था, उसमें खुलती है। इन दोनों भागों के मध्य भी जठराग्मी संकोचक की भांति एक जठर निर्गमी संकोचक यानी कि पाइलोरिक स्पिन कटर होता है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो आमाशयी पाचन के पश्चात ग्रहणी में आए भोजन को पुनः आमाशय में नहीं आने देता और संपूर्ण आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो आमाशय में इनकी स्थिति के अनुसार कार्डियक ग्रंथियां, फंडिक ग्रंथियां तथा पाइलोरिक ग्रंथियां कहलाती हैं। अब देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है और यह हल्के पीले रंग का अम्लीय तरल होता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो आमाशय की गुहा में भोजन के साथ मिल जाता है और जठर रस की अम्लीयता उसमें उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के कारण होती है, जिसका स्रावण ऑक्जेंटिक अथवा पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जठर रस में 2 प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं। पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन है। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसको, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आकर सक्रिय पेप्सिन में बदल जाती है। ओके, कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उनसे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पेप्सिन भोजन में उपस्थित जटिल प्रोटीनों को पेप्टोन्स तथा प्रोटियोज में तोड़ देते हैं और इस प्रकार रेनिन अपनी निष्क्रिय अवस्था प्रोरेनिन में स्रावित होते हैं। यह पेप्सिन के संपर्क में आकर सक्रिय रेनिन में बदल जाता है और दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को ठोस कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिस पर पेप्सिन आसानी से कार्य करके इसको पेप्टोन्स तथा प्रोटियोज में बदल देता है, यानी कि मीन वही है कि जटिल से सरल अणुओं में बदल देता है। यहाँ पर देखिए आप पेप्सिनोजन जो होता है यहाँ पर इनएक्टिव अवस्था में है, वो निष्क्रिय अवस्था में है, और HCl जो होता है HCl के संपर्क में आने पर पेप्सिनोजन जो होता है हमारा वो अपनी सक्रिय अवस्था पेप्सिन में आ जाता है। उसके बाद जो हमारा पेप्सिन होता है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स जो होते हैं उनको पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस में तोड़ देता है। ठीक है, और पेप्सिन की तरह ही जो रेनिन होता है वो अपनी निष्क्रिय अवस्था यानी कि प्रोरेनिन में स्रावित होता है और पेप्सिन उस पर वर्क करके उसको रेनिन यानी कि उसकी एक्टिव अवस्था में ला देती है और यह दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को, ठीक है, कैसिन ऑफ मिल्क को ठोस पैराकैसिनेट जो होती है हमारी कैल्शियम पैराकैसिनेट उसमें बदल देते हैं, जो कि फिर क्या करते हैं जो हमारे पेप्टोन्स होते हैं, ठीक है, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस होते हैं उनमें बदल जाता है कैल्शियम पैराकैसाइनेट। उसके बाद आमाशय में जो जठर रस के कारण हमारा लार का प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है तथा अम्लीय माध्यम के कारण जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो जीवाणु सलाइवा से नष्ट नहीं हुए थे वो स्टमक में आकर नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जठर रस में उपस्थित जो हमारा जठर लाइपोज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो वसा को वसलीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आप फैट जो है वो फैट होता है हमारा उसको गैस्ट्रिक लाइपोज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में
तोड़ देता है, यानी कि वसलियम और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। आमाशय में भौतिक पाचन के पश्चात भोजन लेही के समान हो जाता है, इसे काइम कहते हैं। और यह जठर निर्गमी संकोचक के खुलने से ग्रहणी में पहुंचता है, यानी कि पाइलोरिक स्पिन कटर से वे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचता है। ठीक है, ये प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स और सेकंड बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। थैंक यू।